जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं एसएससी एमटीएस 2023 और हवलदार की जो आपकी एग्जाम होने वाला है उसके लिए जीके का मॉक टेस्ट 25 प्रश्न लेके आया हूं जीके के, बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। पहला प्रश्न आपके लिए क्या है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये भारत में कहाँ पर मिलेगा, तो आपको याद रखना है दोस्तों, केवलादेव नेशनल पार्क आपका राजस्थान में है। ऑप्शन डी, केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में है, याद रखिएगा। दोस्तों राजस्थान में ना आपको एक टाइगर रिजर्व भी याद रखना है, और वो टाइगर रिजर्व आपका सरिस्का, ये बहुत आता है आपके एग्जाम में। सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। दोस्तों सरिस्का टाइगर रिजर्व आपका राजस्थान में है। और एक और टाइगर रिजर्व आप याद रखो, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, ये भारत के किस राज्य में। दोस्तों मुकुंदरा हिल्स जो है ये राजस्थान राज्य में है। तो मुकुंदरा हिल्स और सरिस्का टाइगर रिजर्व केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये आपका राजस्थान में है। दोस्तों राजस्थान की मैं बात करूँ, राजस्थान के मैं आपको 3 से 4 डांस बताता हूँ जो आपको याद रखने हैं। एक घूमर, बहुत आता है आपके एग्जाम में, घूमर कहाँ का डांस है। तो दोस्तों घूमर डांस है आपका राजस्थान का। एक कालबेलिया बहुत पूछता है एग्जाम में, कालबेलिया राजस्थान का डांस है, कालबेलिया याद रखना। चरी वो पूछता है एग्जाम में, चरी कहाँ का है। चाकरी बहुत पूछता है एग्जाम में, चाकरी। गैर बहुत आता है आपके एग्जाम में, गैर काफ़ी पूछा जाता है। सुईसिनी बहुत आता है आपके एग्जाम में। तो ये सारे डांस आप याद रखना। सुईसिनी डांस कहाँ का आपका, राजस्थान का है, ठीक है। तो घूमर, गैर, कालबेलिया, चरी, चाकरी, सुईसिनी ये सब कहाँ के डांस हैं, राजस्थान के। और भारत में सबसे ज़्यादा एरिया किस राज्य का है, वो है आपका राजस्थान। तो केवलादेव पक्षी विहार कहाँ पर है, राजस्थान में है, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा जो बाजरा होता है ना वो राजस्थान में होता है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी धातु हमारी हथेली पर पिघल जाती है। दोस्तों एक ऐसी धातु हमें बताना है इस ऑप्शन के अनुसार जो हमारी हथेली पर जो होती है वो पिघल जाती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, एक धातु होती है गैलियम। तो गैलियम धातु हमारी हथेली पर पिघल जाती है, याद रखना दोस्तों, क्योंकि इसका गलनांक बहुत कम होता है, लगभग 29.7 डिग्री, आप 30 डिग्री सेल्सियस मान सकते हैं, 30 डिग्री सेल्सियस। और जबकि मानव शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या हो जाती है, ये पिघल जाती है। तो आप याद रखना कि जो गैलियम धातु होती है ये आपकी क्या होगी, ये पिघल जाएगी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा यहाँ पे ना एक धातु लिखी गई है मैग्नीशियम। अगर आपसे पूछा जाए कि मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है, Mg, और इसका परमाणु क्रमांक होता है 12, ठीक है। पोटेशियम इसका K से डिनोट करते हैं, K, और एल्यूमिनियम को Al से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो गैलियम धातु हमारी हथेली पर पिघल जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, असंयम के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों असंयम जो होता है ये आपकी मतलब मूत्र संबंधी एक बीमारी होती है, हमारे यूराइन से संबंधित एक बीमारी है। तो इसके लिए जो दवाई होती है वो होती है आपकी ऑक्सीब्यूटिनिन। ऑप्शन ए, असंयम के इलाज के लिए ऑक्सीब्यूटिनिन जो दवाई है इसका प्रयोग किया जाता है, आप याद रखना इसके बारे में, ठीक है। अच्छा इसमें क्या होता है आपका असंयम में कि आपका जो पेशाब होता है ना बार बार आता रहता है, या रात में बहुत ज़्यादा आपको मतलब पेशाब या टॉयलेट आएगा तो उसके कारण ये बीमारी होती है, तो आप याद रखना, ठीक है दोस्तों। अच्छा चलो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर कभी क्वेश्चन आए कि मानव मूत्र का पीला रंग क्यों होता है, तो मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, तो इसको आप याद रखना, यूरोक्रोम के कारण होता है। एक एग्जाम में पूछा जा चुका है आपके, मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, तो एक पिगमेंट होता है यूरोक्रोम, इसके कारण होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है। दोस्तों कोशिका में जो प्रोटीन बनता है वो कहाँ पे बनता है, वो है आपका राइबोसोम। ऑप्शन सी, राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। तो कभी क्वेश्चन आए कि एक कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कौन से कोशिका अंग को कहा गया है, तो राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा यहाँ पे लिखा गया आपका लाइसोसोम, लाइसोसोम को कोशिका का सुसाइडल बैग कहा जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा गया, तो कोशिका के आत्महत्या की थैली कहा गया है आपका लाइसोसोम को, आप याद रखना, ठीक है दोस्तों। लाइसोसोम कोशिका की आत्महत्या की थैली है, याद रखें। तो प्रोटीन कहाँ बनता है, आपका राइबोसोम में बनता है। अच्छा क्या आपको पता है कि साइटोलॉजी क्या होता है, साइटोलॉजी क्या है, तो दोस्तों आप याद रखना, कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। और आप एक चीज़ याद रखना, हमारे मतलब मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका वो न्यूरॉन होती है, तंत्रिका कोशिका जिसको बोलते हैं, तो ये आप याद रखना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, निम्नलिखित में से पोलियो की बीमारी होने का कारण क्या है। दोस्तों पोलियो जो फैलता है ये वायरस से होने वाला रोग है। तो ऑप्शन सी वायरस, ठीक है, आप याद है वायरस। अगर आपसे पूछा जाए कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन है, दोस्तों सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी वायरस को माना जाता है। द कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग
इट इज़ वायरस। अच्छा, वायरस में कितनी कोशिकाएं होती हैं? दोस्तों याद रखना, वायरस में कोई भी कोशिका नहीं होती, मतलब वायरस अकोशिकीय होता है। ये कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता। कोशिका सिद्धांत कहता है कि दुनिया में प्रत्येक जीव के अंदर कोशिका होती है, लेकिन वायरस के अंदर कोशिका नहीं होती, वायरस अकोशिकीय होता है। याद रखना इसके बारे में, ठीक है। तो पोलियो वायरस से होती है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। देखो, वायरस के बारे में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पहले वायरस की खोज किसने की थी? इवानो बस्की ने वायरस की खोज की थी। और दुनिया का पहला वायरस इवानो बस्की ने तंबाकू की पत्तियों में खोजा था। इसका नाम था टोबैको मोज़ेक वायरस। तो टोबैको मोज़ेक वायरस दुनिया का पहला वायरस था, आप याद रखिएगा। तो पोलियो वायरस से होती है। नेक्स्ट प्रश्न। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि वायरस का अध्ययन क्या? वायरोलॉजी। क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों, अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है NH3। NH3 याद रखिएगा। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NH3 अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है, आप याद रखना। अगर आपसे पूछे जो आपके मूत्रालय होते हैं दोस्तों, जो टॉयलेट होते हैं, जो वॉशरूम होते हैं, इनके पास एक बहुत ही आपको स्मेल मतलब सूंघने को मिलेगी, बहुत तीखी, जो नाक में चुभन पैदा करती है। मूत्रालयों के पास या वॉशरूम के पास जो गंध आती है वो कौन सी गैस की होती है? वो अमोनिया की ही होती है, ठीक है। घोड़े के यूराइन में सबसे ज़्यादा अमोनिया निकलती है, आप याद रखना, ठीक है। तो ये अमोनिया है। और अगर आपसे, चलो आपको एक क्वेश्चन बताना है, अमोनिया अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है? तो आपको बताना है अमोनिया अम्लीय है, क्षारीय है या कैसी है? तो आप मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा अमोनिया अम्लीय है या क्षारीय है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम है? तो लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, सबसे कम गलनांक किसका है? दोस्तों, ऑक्सीजन। इसका सही जवाब होगा आपका ऑक्सीजन का गलनांक सबसे कम है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन गैस है और गैसों का गलनांक बहुत कम होता है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है इसका गलनांक कम होता है, आप याद रखना, ठीक। अगर आपसे पूछे कि ऑक्सीजन का गलनांक होता कितना है, तो -218 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। अगर आपसे हमारे पूछे हमारे वायुमंडल में कितनी मतलब मात्रा है इसकी, तो ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% होती है, ठीक है। लगभग 21% मात्रा है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा जाता है, जीवनदायिनी गैस कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जब मतलब ऑक्सीजन निकलती है तो जल से निकलती है, क्लियर। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया सोडियम। सोडियम इसको आप मिट्टी के तेल में रखेंगे। कभी क्वेश्चन आए कि सोडियम को किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में। और सोडियम का संकेत Na होता है, 11 नंबर पे होता है आपका सारणी में। टिन का संकेत होता है आपका Sn, टिन का संकेत Sn। और प्लेटिनम का संकेत होता है Pt, आप याद रखना, ठीक है। तो आपसे पूछा सबसे कम गलनांक इसमें ऑक्सीजन का है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दमाली किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों, दमाली लोक नृत्य है जम्मू कश्मीर का, ऑप्शन बी। दमाली कहाँ का लोक नृत्य है? तो जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य दमाली, ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको जम्मू कश्मीर के 2 डांस और बता देता हूँ। एक रऊफ बहुत पूछता है एग्जाम में, रऊफ। एक हिकत बहुत पूछता है एग्जाम में, हिकत कहाँ का डांस है? एक मंदजास बहुत पूछता है एग्जाम में, मंदजास। तो रऊफ, हिकत, मंदजास। और एक और याद रखना, वो है आपका दुम्हल। ये कहाँ का डांस है? तो ये भी आपका जम्मू कश्मीर का है। एक और याद रखना, कूद कहाँ का डांस है? तो कूद भी आपका जम्मू कश्मीर का डांस है। तो दमाली, दुम्हल, कूद, रऊफ, हिकत, मंदजास, ये कहाँ के डांस हैं? जम्मू कश्मीर के डांस हैं, ठीक है। दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा केसर कहाँ होता है? तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा केसर होता है, ये भी आप याद रखना। और भारत में एक क्रांति शुरू की गई है, बैंगनी क्रांति। दोस्तों, बैंगनी क्रांति किससे संबंधित है? तो आप याद रखना, बैंगनी क्रांति ये लवेंडर की खेती से संबंधित है। लवेंडर जो मोगरा होता है आपका, तो ये जम्मू कश्मीर से शुरू की गई है लवेंडर के लिए। वो है आपकी बैंगनी क्रांति, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्पल रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? लवेंडर से संबंधित। लवेंडर एक प्रकार का फूल होता है और इस फूल की मतलब तेल निकाल के हम बहुत सारे परफ्यूम बनाते हैं, धूपबत्ती, अगरबत्ती या पूजा के सुगंधित मतलब जो पदार्थ होते हैं उनको साबुन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ों में होता है, आप याद रखना। और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, जो झेलम नदी के किनारे है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे ना लिखा गया आपका हरियाणा का मैं आपको एक डांस बता देता हूँ, एक लूर और एक याद ना धमाल। तो लूर और धमाल कहाँ के डांस हैं? तो हरियाणा के। अरुणाचल के मैं 2 बता देता हूँ, एक रीखम पाड़ा, आप याद रखना, रीखम पाड़ा कहाँ का डांस है? तो रीखम पाड़ा अरुणाचल प्रदेश का डांस है। साथ साथ बांचो, आप याद रखना, बांचो कहाँ का डांस है? तो अरुणाचल प्रदेश का। और एक और याद रखिएगा, वो है आपका पोपीर। पोपीर कहाँ का डांस है? तो पोपीर आपका अरुणाचल प्रदेश का डांस है। दमाली पूछा गया था, जम्मू कश्मीर का सही जवाब है। क्वेश्चन संख्या 9 की ओर चलते हैं। तो दमाली हो गया जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कहा गया? शक्कर का बाजार संतुलन में है,
ठीक है। यदि शक्कर की आपूर्ति बढ़ती है तो शक्कर की संतुलन कीमत डैश और संतुलन मात्रा क्या होगी। दोस्तों अगर शक्कर का बाजार संतुलन है, यदि शक्कर की आपूर्ति बढ़ी तो शक्कर की संतुलन कीमत घटेगी, मतलब आपूर्ति बढ़ने से कीमत क्या हो जाती है, घटेगी। चलो घटेगी। आगे उसमें कहा कि संतुलन की मात्रा, तो संतुलन की मात्रा बढ़ेगी, संतुलन की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पे आप भरेंगे घटेगी मतलब घटना, और यहाँ पे लिखेंगे आप बढ़ेगी। तो इसका सही जवाब क्या बनेगा आपका, घटेगी और बढ़ेगी, मतलब ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। यदि शक्कर का बाजार संतुलन में है और शक्कर की आपूर्ति बढ़ती है तो शक्कर संतुलन की कीमत क्या होगी, घटेगी, और उसका जो क्या होगा मतलब संतुलन मात्रा वो क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो नो का सही जवाब आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है, तो दोस्तों आपको याद रखना कृष्णा नदी। कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, आप याद रखना। ठीक है, कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के कौन से जिले से होता है, सतारा। तो महाराष्ट्र के सतारा जिले से इसका उद्गम होता है, और पहाड़ी का नाम है आपका महाबलेश्वर। तो महाबलेश्वर के पठार से कृष्णा नदी का उद्गम होता है, आप याद रखना। कभी क्वेश्चन आए तो ये आप याद रखिएगा, महाबलेश्वर से इसका उद्गम होता है कृष्णा नदी का। ठीक है, और ये कर्नाटक से फिर तेलंगाना आंध्र प्रदेश से होती गुजरती है, और ये जो कहाँ पर गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है कृष्णा नदी। ठीक है, एक चीज़ आप और याद रखना, दक्षिण भारत की कौन सी नदी थी जिसमें हीरे पाए जाते थे। दोस्तों कृष्णा नदी एक ऐसी नदी थी जिसमें पहले हीरे मिलते थे। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में कि कौन सी नदी थी जिसमें हीरे मिलते थे, तो कृष्णा नदी। क्लियर। अच्छा दोस्तों यहाँ पे सतलज लिखा गया है, सतलज तिब्बत से निकलती है और ये सिंधु की सहायक है। ठीक है, बाकी ब्यास रावी ये सब किसकी सहायक है, सिंधु की सहायक है। हाँ इतना आप जरूर याद रखिएगा कि सतलज नदी जब भारत में प्रवेश करती है तिब्बत से तो हिमाचल प्रदेश में आती है, और वो दर्रा का सिपकिला पास से गुजरती है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी इन चारों में आपकी कृष्णा। नेक्स्ट, पेंटालैंडाइट किसका अयस्क है। दोस्तों पेंटालैंडाइट जो अयस्क है ये किसका है, सही जवाब होगा दोस्तों ये लोहा निकल सल्फाइड है, तो निकल का अयस्क है, निकल का अयस्क है पेंटालैंडाइट। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ऐसी क्वेश्चन तो पूछता है टीसीएस, तो ये आप याद रखिएगा। जिंक का अयस्क आप याद रखना, कैलेमाइन। जिंक का अयस्क क्या है दोस्तों, योर आंसर विल बी कैलेमाइन है, क्या जाने कैलेमाइन। यूरेनियम, यूरेनियम निकलता पिच ब्लेंडे से, पिच ब्लेंडे। यूरेनियम का अयस्क है पिच ब्लेंडे, याद रखना इसके बाद। तो पेंटाडिलाइट ये आपका निकल का। नेक्स्ट प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। अंतरिक्ष में जाने वाला व्यक्ति कौन था दोस्तों, हु इज फर्स्ट पर्सन इन स्पेस, योर आंसर विल बी यूरी गागरिन, ऑप्शन ए। यूरी गागरिन पहले व्यक्ति थे और ये सोवियत संघ के थे। 12 अप्रैल 1961 को इन्होंने पहली बार पृथ्वी का चक्कर लगाया था, आप याद रखिएगा। ठीक है, ये आप याद रखें। तो यूरी गागरिन ये पहले अंतरिक्ष यात्री थे। अच्छा भारत के अगर आपसे पूछे कि पहले भारत के व्यक्ति कौन थे जो अंतरिक्ष में गए, राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय कौन था, आपका जवाब होगा राकेश शर्मा। 1984 में राकेश शर्मा जो सोयूज टी रॉकेट था उसके द्वारा ये गए थे, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी देता हूँ। देखो अगर क्वेश्चन आए ना कि कोस्मोलॉजी क्या है, कोस्मोलॉजी क्या है, तो दोस्तों कोस्मोलॉजी ही तो अंतरिक्ष का अध्ययन है, क्या समझे। कोस्मोलॉजी अंतरिक्ष का अध्ययन होता है, याद रखिएगा। और हमारे अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा मिलने वाला तत्व कौन सा है, वो है आपका हाइड्रोजन। क्लियर। तो सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 13, क्या कहा गया, इटली की राजधानी क्या है। दोस्तों इटली की राजधानी है रोम, ऑप्शन बी। रोम कौन सी नदी के किनारे है दोस्तों, टाइबर नदी, टाइबर नदी के किनारे रोम है, आप याद रखना इटली की राजधानी रोम। और अगर क्वेश्चन आए कि खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO का मुख्यालय कहाँ पर है, रोम में। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है, रोम में। विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय रोम में है। दोनों बहुत आते हैं एग्जाम में, याद रखना। तो खाद्य एवं कृषि संगठन और विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय रोम में। अंतर्राष्ट्रीय जो आपका किसान संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एग्रीकल्चर मतलब अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास संगठन, वो आपका कहाँ पर है, रोम में है, याद रखना। अच्छा दोस्तों मैं आपको इटली के बारे में बता देता हूँ। इटली के इतिहास में पहली बार महिला PM बनी है और उनका नाम है जॉर्जियो मेलोनी। तो इटली की पहली महिला PM कौन बनी है, जॉर्जियो मेलोनी। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा इस बार आपके लिए, रट लेना। इटली की पहली महिला PM जॉर्जियो मेलोनी। क्लियर। और इटली में
खून की वर्षा भी होती है। एक्चुअल में खून नहीं होता, लेकिन जो वर्षा होती है उसका रंग लाल होता है, पानी का रंग लाल होता है। तो आप यहाँ ना खून की वर्षा किस देश में होती है? इटली में होती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया आपका वेलिंगटन, किस देश की राजधानी वेलिंगटन? न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, याद रखिएगा। ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है जानी, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। ताशकंद, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है, उज्बेकिस्तान। ठीक है, याद रखना है। तो इटली की राजधानी पूछा था रोम। नेक्स्ट प्रश्न, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों नाथुला दर्रा, तो ये तो आपको पता होगा, नाथुला दर्रा सिक्किम में है, और ये आपका सही जवाब होगा आपका सिक्किम। लेकिन हाँ, अच्छा देश पूछा ना, तो इंडिया में है नाथुला दर्रा, और ये सिक्किम में आता है। ठीक है, नाथुला दर्रा सिक्किम में है, आप याद रखना है। इसकी सीमा तिब्बत वाले क्षेत्र से लगती है, नाथुला दर्रे की, और ये भारत मतलब चीन के शायद क्षेत्र तिब्बत को जोड़ता है भारत से, ये भी आप याद रखना। ठीक है। अच्छा दोस्तों, यहाँ ना एक देश लिखा गया है भूटान, इसकी भाषा आपसे पूछी जाती है एग्जाम में, तो मैं भूटान की राजभाषा आपको बता रहा हूँ, रट लेना या लिख लो कहीं। जोंगखा, जोंगखा कहाँ की राजभाषा है? भूटान की। और मैं भूटान का एक उपनाम भी आपको बता रहा हूँ, ड्रिकयुल। ये इस बार आपसे सीजीएल में पूछा जा सकता है। ठीक है, सीजीएल में भी आएगा, या एसएससी इसको पूछेगी जरूर कि ड्रिकयुल किस देश का नाम है? भूटान का। और भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। ठीक है, तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है। क्लियर? तो आपसे पूछा नाथुला दर्रा इंडिया में, सिक्किम में है। नेक्स्ट प्रश्न, इन देशों में से, मतलब ये जो चार ऑप्शन आपके लिखे गए हैं, ये जो देश हैं आपके, इन देशों में से यूनाइटेड किंगडम से किसे आज़ादी मिली थी? तो दोस्तों कौन सा देश है जो कॉमनवेल्थ का मतलब कह सकते हैं कि आपको मेंबर था? ठीक है, तो 15 का सही जवाब क्या होगा दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका को यूके, जो यूके है यूनाइटेड स्टेट, इसको जो यूनाइटेड किंगडम है उससे आज़ादी मिली थी। कब मिली थी? 1776 को। 1776 को जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है ये यूके से मुक्त हुआ था, आप याद रखना। ठीक है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे ना एक देश लिखा गया आपका दक्षिण कोरिया, इसकी मुद्रा बहुत आती है एग्जाम में, बॉन। दक्षिण कोरिया की मुद्रा बॉन है। वेनेजुएला, वेनेजुएला की मुद्रा क्या आपका? बोलीवर। बोलीवर किस देश की मुद्रा है? तो वेनेजुएला की मुद्रा बोलीवर है। बाकी अमेरिका की आपको पता होती है, वो है आपकी डॉलर। तो आपसे पूछा गया था यूनाइटेड किंगडम से कौन सा देश आज़ाद हुआ इनमें से, तो वो था आपका यूनाइटेड स्टेट, मतलब ऑप्शन बी। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सन 1600 नहीं, क्वेश्चन संख्या 16 है। 1905 में बंगाल विभाजन को लागू करने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया था? दोस्तों बंगाल विभाजन को लागू करने का निर्णय ये आपका लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है। अच्छा, बंगाल विभाजन करने का कारण क्या था? भारत में पनप रही राष्ट्रवाद की भावना को खत्म करना। क्यों? क्योंकि बंगाल को उन्होंने इस तरह से बांटा कि इसका पूर्वी क्षेत्र मतलब जो मुसलमान थे और पश्चिमी क्षेत्र में आपके हिंदू रहते थे। ठीक है, तो अब इनमें इनके बीच में इसको बांट दिया, तो मतलब इन दोनों को आपस में लड़ाने के लिए, हिंदू मुस्लिमों को आपस में लड़ाया जाए, और इससे इनकी जो राष्ट्रवाद की भावना है वो कमजोर हो जाएगी और हम इन पर राज करते रहेंगे। तो बंगाल विभाजन का मेन कारण था राष्ट्रवाद की भावना को कम करना, और ये 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन मतलब हो गया था, आप याद रखना। अच्छा, कैंसिल कब हुआ था बंगाल विभाजन? 1911 में। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बड़ी इंटरेस्टिंग बता दूं, देखो जो लॉर्ड कर्जन है ना, इसने किताब भी लिखी है अपनी, और इसकी किताब का नाम है प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट। कभी क्वेश्चन आए कि प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट, ये किताब किसके द्वारा लिखी गई? तो दोस्तों लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही किताब लिखी गई है, द प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट। द प्रॉब्लम ऑफ दी ईस्ट मतलब पूरब की समस्या, ये किताब किसने लिखी है? लॉर्ड कर्जन के द्वारा तो लिखी गई है दोस्तों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इंस्टेंट नूडल्स का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों नूडल्स खाए होंगे आपने, तो इंस्टेंट नूडल का आविष्कार जो किया था वो किया था आपका ताइवान जापानी एक थे आपके मोमोफुकू एंडो, मोमोफुकू एंडो। तो वो कहाँ के थे? आपके जापान के थे। आपके ऑप्शन सी सही जवाब है आपका। मोमोफुकू एंडो जापान के व्यक्ति थे, इन्होंने जो नूडल्स हैं इसका आविष्कार किया था, आप याद रखना। अच्छा, जापान का दूसरा नाम क्या है? निप्पन। जापान का दूसरा नाम निप्पन है, और निप्पन का मतलब होता उगते सूर्य की भूमि, याद रखना। इसकी मुद्रा क्या है? येन। इसकी संसद क्या है? डायट, डायट। ठीक है, याद रखना। और जापान जो है, जापान की राजधानी टोक्यो है, होन्शु द्वीप पर स्थित है। क्लियर? तो नूडल्स का आविष्कार जापान में हुआ था। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे दो देश लिखे गए हैं, दोनों उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया। यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। देखो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया ये दोनों एक पैरेलल लाइन है जिसको बोलते हैं 38वीं। तो 38वीं समांतर रेखा ये कौन से दो देशों के बीच है? तो दोस्तों आप याद रखना, रट लेना इसको, 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। ठीक है, दोनों याद रखना, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है 38वीं समानांतर रेखा। क्लियर? तो नूडल्स का आविष्कार जापान में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न,
किस राज्य में फोडोंग बौद्ध मठ है? दोस्तों फोडोंग बौद्ध मठ जो आपको मिलेगा भारत में वो मिलेगा सिक्किम में। ऑप्शन ए, सिक्किम में स्थित है फोडोंग बौद्ध मठ, याद रखना। अच्छा, तो इसका सही जवाब क्या होगा? सिक्किम। अच्छा, अगर आपसे पूछे ना कि सिक्किम में जो सिक्किम का नया साल उसको क्या बोलते हैं? दोस्तों सिक्किम का नया साल लूसूंग होता है। ये काफ़ी आता है आपके एग्जाम में, तो आप याद रखना लूसूंग कहाँ का नब्बर्स है? सिक्किम का नब्बर्स लूसूंग कहलाता है, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं सिक्किम के बारे में कि सिक्किम का एक त्यौहार और आपके एग्जाम में पूछेगा, भूमचू। भूमचू कहाँ का त्यौहार है? तो सिक्किम का त्यौहार है भूमचू, ठीक है। मैं आपको दो त्यौहार और बता देता हूँ। देखो, एक है आपका सागा दावा, ये बहुत आता है आपके एग्जाम में। सागा दावा कहाँ का त्यौहार है? तो दोस्तों सागा दावा त्यौहार सिक्किम में मनाया जाता है, ठीक है। बौद्ध धर्म का त्यौहार है। और यहाँ पे एक डांस आप याद रखना, वो है आपका मरूनी। मरूनी कहाँ का डांस है? तो सिक्किम का डांस है मरूनी, ठीक है, आप याद रखिएगा। सिक्किम की आबादी कितनी है? 6,10,000। सिक्किम की आबादी 6,10,000 है, आप याद रखना, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्लियर। तो फोडोंग मत पूछा गया था, तो सिक्किम है। चलो आपके लिए क्वेश्चन ये है, भारत में सबसे ऊंचा बौद्ध मठ है तवांग। तो तवांग बौद्ध मठ ये भारत के किस राज्य में है? ये मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा, ठीक है। तवांग बौद्ध मठ ये भारत के किस राज्य में है? तो अच्छा, हिंट्स मैं दे रहा हूँ, ये उस राज्य में जहाँ पे सूरज सबसे पहले दिखाई देता है। तो अब आप समझ गए होंगे, लिख के बताइए कहाँ पर है ये। नेक्स्ट प्रश्न, भौतिक मात्रा यानी कि कैप्सिटेंस, तो इसका मात्रक क्या होता है? दोस्तों धारिता का मात्रक क्या होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? फैरड। फैरड इसका मात्रक होता है आपका, आप याद रखना। अच्छा, ओम प्रतिरोध का मात्रक है, जो रेजिस्टेंस होता है इसका मात्रक है ओम, याद रखना। टेस्ला ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, ठीक है। तो टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। खैर, टेस्ला कंपनी का नाम भी अमेरिका की कंपनी है, जो एलन मस्क है उनकी कंपनी है। नेक्स्ट आपका, संसद प्रत्येक वर्ष, संसद क्या है? संसद प्रत्येक वर्ष डैश सत्र आयोजित करती है। मतलब कहने का है दोस्तों, हमारी संसद जो है इसके कितने सत्र होते हैं, ये कहने का मतलब है ना। तो हमारी संसद के 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं? BMW। हमारी संसद के 3 सत्र हैं। BMW मतलब बजट सत्र, M से मानसून सत्र, और W से विंटर। विंटर मतलब शीत, तो शीतकालीन सत्र। तो हमारी संसद के 3 सत्र हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और विंटर मतलब शीतकालीन सत्र। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी संसद जो है इसका आर्टिकल कौन सा है, दोस्तों हमारी संसद का आर्टिकल 79, आर्टिकल 79। और आर्टिकल 79 के तहत हमारी संसद के 3 अंग हैं, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है, और हमारी संसद का अभिन्न हिस्सा है राष्ट्रपति। तो कभी क्वेश्चन आए कि भारत की संसद कितनी चीज़ों से मिलकर बनी है? 3, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, याद रखना। संसद को लोकतंत्र का मंदिर भी कहा जाता है, क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, वही क्वेश्चन था आपका कि संसद एक वर्ष में कितने सत्र आयोजित करेगी? 3। नेक्स्ट आपका, अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर टेनिस लीग के संस्थापक कौन है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर टेनिस लीग के संस्थापक जो है वो है आपके भारत के हैं, और यह इनका नाम महेश भूपति। महेश भूपति अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर टेनिस के ये संस्थापक हैं, और 2013 में इन्होंने इस लीग की स्थापना की घोषणा की थी, ये भी आप याद रखना। दोस्तों टेनिस की बात हो रही है ना, तो टेनिस के लिए एक कप बहुत आपका आता है आपके एग्जाम में, डेविस कप। तो डेविस कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस से संबंधित है। और डेविस कप 2022 में किसने जीता था? तो ये कनाडा ने जीता था। 2022 का डेविस कप जो किस में होता है आपका? कनाडा ने जीता है, ठीक है, याद रखना इसके बारे में। तो टेनिस का जो कप है वो है डेविस कप। महेश भूपति ने टेनिस प्रीमियर लीग शुरू की थी। अगर क्वेश्चन आए कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ, दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ का मुख्यालय लंदन में है, ठीक है, याद रखना इसके बारे में, लंदन में है, क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न, द डॉटर ऑफ द ईस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों डॉटर ऑफ द ईस्ट पुस्तक जो लिखी है वो लिखी गई है आपकी बेनज़ीर भुट्टो के द्वारा। पाकिस्तान की पहली महिला PM बेनज़ीर भुट्टो की आत्मकथा का नाम है डॉटर ऑफ द ईस्ट। सुपर इंपॉर्टेंट किताब है, आप याद रखना, ठीक है। डॉटर ऑफ द ईस्ट बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की PM थी, इनको आतंकी हमले में मार दिया गया था, बम से उड़ा दिया गया था इनको, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, हैक प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया है? दोस्तों हैक एक प्रोग्रामिंग भाषा है कंप्यूटर की, और ये फेसबुक के द्वारा विकसित की गई है। फेसबुक की स्थापना कब हुई है? 2004 में। और इसके संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक हैं। तो हैक जो भाषा है वो फेसबुक की भाषा ने विकसित की थी, आप याद रखना, ठीक है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ, गूगल कब स्थापित किया गया है? तो 1998 में गूगल की स्थापना की गई। 2 व्यक्ति हैं, लैरी पेज और सर्जी ब्रिन।
तो लैरी पेज और सर्जी बिन, इन्हें गूगल का संस्थापक माना गया है, आप याद रखना, ठीक है। लैरी पेज और सर्जी बिन। और गूगल की पेरेंट कंपनी कौन सी है? अल्फ़ाबेट। गूगल की पेरेंट कंपनी कौन सी है? अल्फ़ाबेट गूगल की पेरेंट कंपनी है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न, हॉर्नबोस्टल सेक्स प्रणाली के अनुसार भारतीय संगीत वाद्य यंत्र घुंघरू डैश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। मतलब खाली स्थान भरना है कि जो संगीत वाद्य यंत्र घुंघरू वो किस रूप में वर्गीकृत होते हैं। दोस्तों, हॉर्नबोस्टल सेक्स वर्गीकरण प्रणाली के तहत भारतीय संगीत घुंघरू को आइडोफोन्स में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन डी आइडोफोन्स में होता है, ठीक है, आइडोफोन्स। दोस्तों, बात जब संगीत की हो रही है तो आप एक अवार्ड याद रखिएगा, और कौन सा अवार्ड है दोस्तों? वो अवार्ड है ग्रैमी अवार्ड। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो दोस्तों ग्रैमी अवार्ड संगीत का नोबेल कहलाता है, ये मान सकते हो आप। तो ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में ये दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन डी। ये आपके सब जो होते हैं वो आइडोफोन्स होते हैं। नेक्स्ट, किसी राज्यसभा सदस्य के लिए भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र क्या है? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन डिजाइन क्या है। क्या है कि राज्यसभा बनने के लिए, मतलब राज्यसभा के सदस्य के लिए भारत का पीएम बनने की आयु कितनी है? अब क्वेश्चन बड़ा घुमा के पूछ दिया। देखो, अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा से भारत का पीएम बनता है तो न्यूनतम 30 साल तो होगी, है ना, 30 साल। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, 30 साल। क्योंकि आप जो पीएम बनना है वो किससे बनना है? राज्यसभा से। और राज्यसभा के मेंबर तब तक नहीं बन सकते जबकि एज आपकी कितनी ना हो, 30 साल ना हो। तो आपसे यही पूछा गया था, ठीक है। अगर राज्यसभा का सदस्य है तो 30 साल कम से कम एज होनी चाहिए। अगर लोकसभा का सदस्य है तो 25 वर्ष होनी चाहिए। तो आपका इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल, अगर किसी राज्य का राज्यपाल बनता है कोई व्यक्ति, तो इनके लिए आयु सीमा कितनी है? तो इन सब के तीनों के लिए आयु सीमा 35 वर्ष है, ठीक है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की आयु की सीमा जो कम से कम आयु है, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी जरूरी है, ठीक है, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन ये बहुत आता है आपके एग्जाम में कि पंचायत का सदस्य बनने के लिए जो आयु है वो कितनी चाहिए? दोस्तों, पंचायत का सदस्य बनने के लिए आयु जो है वो आपकी 21 वर्ष चाहिए। बहुत आता है आपके एग्जाम में, ठीक है, आप याद रखें। नेक्स्ट पे आपसे अगर पूछा जाता है कि लोकसभा का तो 25 वर्ष, राज्यसभा का 30 वर्ष, बाकी आप सबको याद है। तो किसी राज्य में राज्यसभा के सदस्य को पीएम बनना है तो 30 वर्ष की आयु होना जरूरी है। तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और आपका सपोर्ट ही मेरे लिए सब कुछ है। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो मुझे बंद करनी पड़ेगी सीरीज़। तो चलिए लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।